हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था, एंजल कर्व के बारे में पढ़ा था और काफी सारे कर्व से रिलेटेड हमने जितने भी टॉपिक्स थे वो सब कवर अप करे थे। इवन हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी। तो देखो, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एक होता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक होता है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग कंज्यूमर वाला जो पार्ट है हमारा वो खत्म हो गया, यानी कि अब हम लोग कंज्यूमर से रिलेटेड हमें जितने भी कॉन्टेक्स्ट थे, जितने भी ग्राफ थे वो सारे पढ़ लिए। अब ये लास्ट टॉपिक बचता है कंज्यूमर सरप्लस। तो इसको और समझेंगे होता क्या है। ठीक है, ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, ध्यान से समझना। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। तो देखो, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हमारी इकोनॉमी की जो डेफिनेशंस होती है वो हम लोग हमेशा क्या समझते हैं कि रिसोर्स हमारे लिमिटेड हैं और उस रिसोर्स में हमें चीजों को मैनेज करना है। अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इसी के सिद्धांत पे हमारी पूरी इकोनॉमिक्स चलती है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हर इंसान के पास 24 घंटा है, तो टाइम हमारा एक रिसोर्स है। ठीक है, अब उसी 24 घंटे के अंदर इंसान को खाना है, पीना है, हंसना है, रोना है, जागना है, सोना है, काम करना है और मल्टीपल जितने भी अपने काम है वो सारे निपटाने हैं। तो इंसान क्या करेगा, अपने किसी टाइम को कम करके उस टाइम का यूटिलाइजेशन किसी और चीज के लिए लगाएगा, यही एडजस्ट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान को 24 घंटे से ज्यादा 25 घंटे या 26 घंटे मिल जाएंगे, नहीं मिल सकते। एक दिन में सभी के पास 24 घंटा होता है। ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का जो सिद्धांत है वो भी इसी बेसिस पे चलता है कि हमें अगर किसी भी चीज को इंप्रूव करना है या हमें किसी चीज को बेटर करना है, तो एक चीज को बेटर करने के लिए दूसरी चीज का थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेटिस्फेक्शन, वो सॉरी, जो क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा हमें। तो एक चीज का जब सैक्रिफाइस होगा तभी दूसरी चीज का हमें बेनिफिट मिलेगा। और इसी बैलेंस को कितने स्तर पे बढ़ाना है, कितने स्तर पे घटाना है, यही इकोनॉमिक्स हमारी सिखाती है। कि इसी के लिए हम लोग कई सारे टॉपिक्स को कंसीडर करते हैं, कई सारी पॉलिसीज, इंप्लीमेंटेशंस, इन्हीं चीजों को फॉलो करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। देखो, पहले मैं एक बार डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी मतलब जो लिखी हुई है वो बता देता हूं। ठीक है, बुक से ज्यादा इंफॉर्मेशन ना लेके मैंने पूरा एकदम मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता दिया है। उसके बाद जब आप लोग कोई भी बुक को रेफर करोगे तो वहां से आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्राफ आपको अवेलेबल है, वो मैं बता दूंगा। तो देखो होता क्या है, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड व्हाट दे एक्चुअली पे ऑफ। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे पहली बार तो ये समझो कंज्यूमर सरप्लस। तो सरप्लस का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। तो देखो, सरप्लस का मीनिंग होता है हमारा जब कोई चीज एक्सेस में हो जाती है। ठीक है ना। सरप्लस का मीनिंग क्या है, अगर मान लो अगर आप खाना खा रहे हो, आप की जो कैपेसिटी है खाने की वो 2 रोटी है, या मान लीजिए 3 रोटी है और थाली में आपके रखी हुई है 5 रोटी, तो 2 रोटी एक्स्ट्रा है क्योंकि आप 3 रोटी खा सकते हो। जो 2 रोटी है वो सरप्लस में हो गई, तो जो चीज एक्स्ट्रा बची होती है वो हमारा सरप्लस होता है। ठीक है ना। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि जब कंज्यूमर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट यानी कि गुड्स या फिर सर्विस कुछ भी खरीदने जा रहा है और वो अपने माइंड में एक प्राइस सेट कर लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप मार्केट में एक शर्ट खरीदने जा रहे हैं और आपका बजट है कि मैं शर्ट जो है 2000 रुपए तक की खरीदूंगा। आजकल तो वैसे भी मार्केट में चीजें महंगी हो गई, 2000, 2500, 3000 महंगे से महंगे ब्रांड है। अब आपका बजट है कि आप उसको 2000 रुपए की खरीदोगे। ठीक है, और आप मार्केट पहुंचते हो और मार्केट जब आप पहुंचे तो उसने जब आपने मार्केट में जो शर्ट आपको लेनी थी आपको पसंद भी आ गई। अब आपने प्राइस टैग देखा तो जो प्राइस था ना वो निकला 1500 रुपए। आप खर्च कितना करना चाहते थे, 2000 रुपए, प्राइस निकला उसका 1500 रुपए और उसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल गया तो वो आपको पड़ी 1200 रुपए की या 1000 रुपए की मान लीजिए। तो ये जो डिफरेंस आया ना, यानी कि आप टोटल कितना पे कर सकते थे, कितना बजट लेके गए थे 2000 रुपए का और आपने पे कितना किया 1000 रुपए या फिर मान लीजिए 1500 रुपए। तो जो डिफरेंस आया ना वही आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। इसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं सीधे सिद्धांत पे। फिर इसी के अकॉर्डिंग जैसे अब हम अगली वीडियो से प्रोड्यूसर के बारे में प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें भी फिर एक प्रोड्यूसर सरप्लस आएगा। ठीक है, तो वो बताऊंगा मैं उस वीडियो में। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि कंज्यूमर जब मार्केट में कोई भी प्राइस सेट कर लेता है, अपना डिसाइड कर लेता है कि ये प्राइस उसको देना है और उससे कम दाम में उसको चीज मिल जाए, तो जो कम दाम का जो डिफरेंस आता है वही कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, अब इसको एक बार ग्राफ पे देख लो, समझ में आ जाएगा। तो देखो ग्राफ पे मैंने इसमें सिंपल एक ग्राफ बनाया हुआ है, डिमांड ग्राफ है। देखो आप पी देखो, पी पे जो है नहीं ऊपर वाला प्राइस जो है वो सेट था कंज्यूमर का, जिसपे उसको क्या करना था, उसका बजट था। ठीक है ना।
अब क्या किया उसने, फिर उस बजट से क्या करा, उसकी एक क्वांटिटी डिसाइड की क्यू, जो उसने क्वांटिटी पे सेट किया। उसके बाद क्या होता है कि अब उसको पता था कि मार्केट में प्राइस गिर गया, क्योंकि उसको ये दिख रहा है ना कि जो प्राइस था वो उसको डिस्काउंटेड रेट में मिल गया, तो जो उसका प्राइस जब कम हो गया तो वो हो गया P1। तो क्या होता है, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा ना कि अगर प्राइस घटेगा तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो वही हुआ, जब प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो वो जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ग्राफ में, वो जो शेडेड पोर्शन है वही आपका कंज्यूमर सरप्लस कहता है ग्राफ में, ठीक है। तो ग्राफ को अगर प्रेजेंट करना है तो कंज्यूमर सरप्लस इसी तरीके से होता है, जो शेडेड पोर्शन है वो आपका सारा कंज्यूमर सरप्लस में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि प्राइस से नीचे नीचे का एरिया हो गया, क्योंकि आपका प्राइस सेट था उतना, उससे नीचे हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे कहता है प्राइस ऑफ गुड्स 1500, ठीक है। कोई भी किसी चीज का दाम 1500 था, लेकिन उसके डिस्काउंट के बाद उसका दाम हो गया 1300 रुपए, ठीक है ना। तो 1300 रुपए हो गया, तो यानी कि जो 200 रुपए का डिफरेंस आया, तो आप इसको ऐसा ले लो, जो प्राइस था वो 1500 मान लो और P1 को आप 1300 मान लो, तो 200 रुपए का डिफरेंस आया, तो वो जो 200 रुपए था वो आपका क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम लोग कंज्यूमर सरप्लस। तो ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यही है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं इससे ज्यादा। अब सवाल आता है कि कंज्यूमर सरप्लस का हमारे इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में क्या इस्तेमाल होता है। देखिए बेसिकली हम लोग देखो क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को हम लोग कैसे इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। भाई इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो देश की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसमें किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट हो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, अब हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलो, तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसी से हम लोग समझ जाएंगे क्या क्या होता है। पहला पॉइंट आता है इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल। इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल यानी कि इससे क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाई जाती है या फिर किसी भी चीजों का दाम सेट किया जाता है, तो इसमें दो तरीके से प्राइस सेट किया जाता है। तो प्राइस सीलिंग जिसको हम बोलते हैं, या फ्लोर प्राइसिंग हम बोलते हैं। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का एक मैक्सिमम दाम रख दिया जाता है कि लगे कि चलो उस दाम तक पहुंच के उससे ये चेक किया जाता है कि वहां तक कितने कंज्यूमर्स उसको परचेज कर सकते हैं। और फ्लोर प्राइसिंग होता है यानी कि कम से कम दाम, यानी कि प्रॉफिट निकल के उस प्राइस को सेट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, एक तो प्राइस निकल कर आ जाता है मार्केट में, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस निकालना होता है, ठीक है। काफी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये इंप्लीमेंट की जाती है चीजें कि किसी भी चीज का प्रोडक्ट का दाम निकालना है तो उसका प्राइस ज्यादा कर दो या प्राइस बहुत ज्यादा कम कर दो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसका जो कॉस्ट लग रहा है वो आ रहा है 10 रुपए, ठीक है। अब उसका मैक्सिमम प्राइस हम कितना कर सकते हैं ताकि उससे हम प्रॉफिट निकाल सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस 10 रुपए के प्राइस से हम उसका प्राइस डबल कर देंगे, सीलिंग प्राइस उसका 20 रुपए या 25 रुपए रख देंगे, ठीक है। फिर उसमें चेक किया जाएगा कि इकोनॉमी में कि कितने लोग उस दाम तक खरीद सकते हैं और उसका मिनिमम फ्लोर प्राइस कितना हो सकता है, क्योंकि देखो 10 रुपए का कॉस्ट है तो 11 रुपए 12 रुपए उसका मिनिमम प्राइस रख सकेंगे, तो वहां पे कंज्यूमर सरप्लस कितना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और उससे प्राइस का एक हमें प्राइस निकल कर आता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, ठीक। अगला आता है हमारा डिजाइनिंग सब्सिडीज प्रोग्राम। अब इंडिया में हमारे यहाँ काफी सारी चीजों पे सब्सिडीज मिलती है, अब तो खैर कम हो गई है। जैसे एक सिलेंडर पे हमारी सब्सिडीज मिला करती थी। सब्सिडीज क्या होती है कि मान लीजिए अगर किसी चीज का दाम बहुत ज्यादा है, यानी कि सरकार की तरफ से कोई योजना है, कोई प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट है जैसे कि सिलेंडर की बात करूं मैं, अब तो सिलेंडर पे सब्सिडीज ज्यादा नहीं मिलती है, पहले सिलेंडर पे सब्सिडीज मिला करती थी। होता क्या था कि पहले की बात करूं तो पहले जो सिलेंडर का दाम था वो 500 रुपए हुआ करता था, यानी कि एक्चुअल दाम था उसका 1000 रुपए। तो अब सिलेंडर क्या है, इंसान की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, हर इंसान को खाना बनाने के लिए सिलेंडर चाहिए, ठीक है। तो 1000 रुपए गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या करा सरकार ने, सब्सिडीज लेकर आई। उसमें क्या होता था कि सरकार 500 रुपए अपनी तरफ से देगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिलेंडर को बेच रही है, और 500 रुपए इंसान पे करे। तो 500 रुपए की सब्सिडी की हेल्प जो है सरकार की तरफ से मिल जाया करती थी, सिलेंडर जो है 500 रुपए का मिल जाया करता था। फिर क्या हुआ, सरकार ने उसमें एक नया रूल लेकर आई, उसमें क्या किया कि सिलेंडर का जो एक्चुअल दाम है 1000 रुपए है, आप उसी में खरीदो, आपके अकाउंट में सब्सिडी अमाउंट आ जाया करेगा। और अभी जो है जो करंट सिनेरियो है, अभी तो चलो सब्सिडीज रही नहीं सिलेंडर पे, तो ये होता क्या है बेसिकली, इससे सब्सिडी पॉलिसीज को बनाने में हेल्पफुल होता है। कंज्यूमर सरप्लस की जब हम थ्योरीज को डिटेल में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो सरकार की काफी सारी सब्सिडीज योजनाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा असेसिंग टैक्सेशन पॉलिसीज। तो जैसे अभी हम लोगों ने सब्सिडीज पॉलिसी के बारे में पढ़ा, अगला आता है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। अब भाई टैक्स में अगर आप रिबेट दे दोगे तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ना भी एक चीज समझने वाली है, कंज्यूमर सरप्लस की बात अगर मैं करूं, अगर मान लो देखो अब होता क्या है, अगर मान लो कंज्यूमर सरप्लस होगा तो जैसे आपने लोगों ने भी ग्राफ में देखा कि जब बेनिफिट हुआ कंज्यूमर को
तो इकोनॉमी में क्या हो गया, वो जो बचे पैसे को वो फिर दोबारा से री इन्वेस्ट करेगा, वो और ज्यादा खर्च करेगा चीजों पे, ठीक है ना। पैसा बच गया तो चलो मैं इसको कहीं और खर्च कर लेता हूं, ये होता है इंसान का, ठीक है ना। सेविंग भी करेगा तो भी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सेविंग अगर बढ़ेगी इकोनॉमी में तो वो इन्वेस्टमेंट को इंपैक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब बात कर रहे हैं हम लोग कंज्यूमर सरप्लस की, तो सरप्लस अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमी के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल साबित होगा। यानी कि अब जैसे टैक्स की मैं बात करूं तो टैक्सेशन में क्या हो रहा है कि अगर सरकार ज्यादा टैक्स, हाई टैक्स लेगी तो टैक्स में सरकार को बेनिफिट होगा, ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन अगर सरकार कम टैक्स लेगी तो उससे क्या होगा, लोगों को फायदा होगा, क्योंकि कम टैक्स ले रही है सरकार तो इंसान का पैसा बचेगा, तो वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा इधर उधर, सेल परचेज, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो दोनों टर्म्स में बेनिफिशियल होता है। तो कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, वो कंज्यूमर सरप्लस में इसमें बेनिफिशियल होता है। इस तरीके से टैक्स पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा फिर इन्फॉर्मिंग रेगुलेटरी पॉलिसी। इन्फॉर्मिंग रेगुलेटरी पॉलिसी का मतलब होता है, ये अभी हम लोग आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, जो कम्पिटिटिव मार्केट्स होती हैं जहां पे प्राइस एक सेट हो जाता है, तो क्या होता है मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। जैसे कंपटीशन है किसी की मोबाइल कंपनीज का, सबके एक जैसे प्राइस है, एक जैसे फीचर्स हैं, तो कंपटीशन बढ़ता है। तो अब क्या होता है कि मार्केट में सेल जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा प्राइस पे डिपेंड करती है। मतलब फीचर्स तो वेरी करते ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का एक बहुत ज्यादा फैक्टर वेरी करता है। तो जब कंज्यूमर सरप्लस की पॉलिसीज को, यानी कि इस तरह की थ्योरीज को इंप्लीमेंट किया जाता है प्रोडक्ट्स में, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में, और वहां पे कंज्यूमर सरप्लस की मदद से फिर क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाया जाता है, किसकी हेल्प से, कंज्यूमर सरप्लस की हेल्प से, ठीक है ना। चीजों का दाम कम कर दिया गया। अभी जो मैंने बताया, जैसे दिवाली का एग्जांपल ले लीजिए, दिवाली आती है, लोग, हर कोई इंसान मार्केट में निकलता है चीजें खरीदने के लिए, ठीक है। और दिवाली डिस्काउंट आप लोगों ने सुना होगा, 15 अगस्त पे डिस्काउंट होता है, रक्षाबंधन डिस्काउंट होता है। तो वो डिस्काउंट क्या होता है, वो तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि चीजों का दाम बढ़ा के उसका दाम कम कर दिया, डिस्काउंट दिखा के, और मार्केट में लोगों को बेचना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो वो होता है कंज्यूमर सरप्लस, किस तरीके से इंप्लीमेंट प्राइसेस में किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा वेलफेयर एनालिसिस एंड सोशल इक्विटी। अब भाई देखो, वेलफेयर का मतलब हो गया यहाँ पे सरकार के द्वारा काफी सारी पॉलिसीज बनाई जाती है लोगों के लिए। जैसे कि बात करूं, फ्री में लोगों के लिए पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है। या उसके अलावा सोशल वेलफेयर, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्कूल हो गया, तो जहां पे लोगों को फ्री ऑफ एजुकेशन हेल्थ मिल रही है। अब लोगों के अगर हेल्थ और एजुकेशन का पैसा बच रहा है कंज्यूमर सरप्लस में, तो फिर वो पैसा कहाँ होगा, वो कहीं और इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इससे एनालिसिस किया जाता है कि अगर सरकार एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर बजट जो है स्पेंड कर रही है लोगों के वेलफेयर के लिए, तो वो वेलफेयर फिर क्या इंपैक्ट ला रहा है इकोनॉमी में, है ना। वो चीज को भी तो कैलकुलेट करना है। अगर हेल्थ, एजुकेशन जैसी चीजों पर अगर सरकार पैसा खर्च करेगी तो उसका जो फायदा है, तो कंज्यूमर सरप्लस का फायदा होगा भाई। इंसान की इनकम जो है, मान लो किसी इंसान की इनकम 20,000 रुपए है, और उसका महीने का दवाइयों का, उसके बच्चों के स्कूल का खर्चा मिला के 10,000 रुपए बैठ जाता है, या 8,000 रुपए मान लीजिए, चलिए। तो 20,000 में से 8,000 रुपए में जो है उसका खर्चा चला जाए, तो 12,000 में उसे अपने घर की बाकी सारे एक्सपेंसेस निकालने हैं। अब वो 8,000 रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सरकार ले लेती है उसकी हेल्थ की, उसकी एजुकेशन की, तो वो 8,000 रुपए का जो बेनिफिट जब उस इंसान को मिलेगा, तो उस 8,000 रुपए को कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, तो करेगा या तो वो इन्वेस्ट करेगा, या वो सेविंग करेगा, या फिर वो खर्च करेगा। तो वो हर तरीके से इकोनॉमी में बेनिफिशियल होगा, ठीक है। वो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होगा। तो फिर वो एक एनालिसिस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि कैसे फिर इसको हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा अगर हम लोग वेलफेयर पे इतना पैसा लगाते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है फिर हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तो सिमिलरली जैसे अभी वेलफेयर एनालिसिस के बारे में मैंने बात करी, तो पब्लिक पॉलिसीज में मतलब एनालिसिस में आगे हमारा कॉस्ट बेनिफिट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हाईवे हो गए, सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उस पर पैसा लगाने से सरकार को कितना फायदा होगा, या इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना फायदा होगा कंज्यूमर सरप्लस में, ठीक है ना। और लास्ट आता है हमारा फिर इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज। ट्रेड पॉलिसी यानी कि जो हम लोग जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो क्या होता है भाई, इंडिया के बाहर अगर हम लोग मान लो ट्रेड ज्यादा कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए टैरिफ लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए इंपोर्ट हो रही है चीजें हमारे देश में। अब हमारे इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट है इंपोर्ट हो रहा है, कोई चाइनीज प्रोडक्ट है या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो चाइना से आ रहा है, किसी और कंट्री से आ रहा है, अब उसके ऊपर टैरिफ यानी कि टैरिफ लगाना, यानी कि जो टैक्स होता है वो ज्यादा कर देंगे। तो ज्यादा करने से क्या होगा, जब टैक्स ज्यादा लगेगा तो लोगों को नुकसान होगा, लोगों को कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका दाम बढ़ गया। उसका दाम बढ़ेगा तो सरकार को क्या फायदा होगा, हमारी जितनी भी डोमेस्टिक मार्केट है उसमें बेनिफिशियल साबित होगा। यानी कि लोगों का कंज्यूमर जो सरप्लस है वो
कम हो गया, यानी कि लोगों का फायदा नहीं होगा जब सरकार उस पर टैक्स लगा देगी। तो फिर उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में जितने भी हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो बची रहेंगी, क्योंकि बाहर से प्रोडक्ट्स अगर ज्यादा आएंगे लोग उन्हीं को खरीदेंगे, तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो खत्म हो जाएगी। सिमिलरली फिर उसका अगर अपोजिट हो जाता है, अगर सरकार टैक्स कम कर देती है टैरिफ पे, तो क्या होगा, लोग फिर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो लोगों को फायदा होगा, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, इकोनॉमी में लोग खर्च करेंगे, लेकिन फिर हमारी डोमेस्टिक मार्केट पे उसकी जॉब्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरह के फैक्टर्स को वेरी करता है कंज्यूमर सरप्लस के। एक चीज, अगर कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा तो दूसरी चीज में कैसे नुकसान होगा, और कंज्यूमर सरप्लस अगर घटेगा तो फिर दूसरी चीज में कैसे फायदा होगा। तो समहाउ आप ये कह सकते हो कि कंज्यूमर सरप्लस एक इंडिविजुअल इंसान के लिए तो फायदेमंद हो गया, हर एक इंसान के लिए, लेकिन फिर वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान साबित होगा। तो वही है कि एक बेटर ऑफ तो दूसरा वर्स ऑफ। ठीक है, यानी कि एक चीज का सैक्रिफाइस तो दूसरी चीज में फायदेमंद तभी आपको साबित होगा। ठीक है, तो यही होता है कंज्यूमर सरप्लस, जो हमारे सरकार में नीतियों में यूज किया जाता है इकोनॉमिक पॉलिसीज में। ठीक है ना, तो ये था मेरा टॉपिक जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। तो आई होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी अगली वीडियो से आगे बढ़ेंगे और अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगला पार्ट अब हम कवर करेंगे। तो आई होप टॉपिक आपको अच्छे से अब सारा समझ में आ गया, कंसिस्टेंटली आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।